बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इसके हमने कई सारे क्वेश्चन कवर करने के बाद अब दो अंक वाले हम इसके जो लघु क्वेश्चन है वो कवर कर रहे हैं और हमने इसका एक क्वेश्चन कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मत्स्यिकी की भूमिका की विवेचना कीजिए अथवा मत्स्यिकी का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है अथवा मत्स्यिकी पर टिप्पणी लिखिए। मत्स्यिकी से तात्पर्य मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है, तो उसको लेकर यहाँ पर इस क्वेश्चन के विषय में पूछा गया है। अब इसका आंसर मत्स्यिकी की भूमिका। मत्स्य पालन के अंतर्गत मछली पालने के तरीकों एवं इनके रखरखाव और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो मत्स्यिकी है तो उसके अंतर्गत जो है मछलियों के विषय में वो कैसे रखी जाती है, उनका कैसे पालन को किया जाता है उसके विषय में, और उनका उपयोग कैसे किया जाता है उनके विषय में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। मछलियों से मांस यानी प्रोटीन का स्रोत, तेल इत्यादि प्राप्त होता है। मत्स्यिकी एक प्रकार का उद्योग है जिसका संबंध मछली अथवा अन्य जलीय जीवों को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण तथा उन्हें बेचने से होता है। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आहार के रूप में मछली उत्पादों तथा अन्य जलीय जंतुओं पर आश्रित है। तो इस तरीके से इसमें मछलियों के विषय में है। जो समुद्र के आसपास का क्षेत्र है वो सारा का सारा इसी प्रकार के उद्योग पर डिपेंड करता है। जैसे आपका जो क्षेत्र है वो सारा कृषि पर डिपेंड करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मत्स्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह समुद्र तटीय राज्यों में अनेक लोगों को आय तथा रोजगार प्रदान करती है। जो समुद्र के तट पर रहते हैं उन लोगों को रोजगार प्रदान होता है। इससे बहुत से लोगों के लिए यह जीविका का एकमात्र साधन है। मत्स्यिकी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ी है। इसको हमेशा याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, कहीं अलग लिख लेना, जो भी है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से जुड़ी है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कंपटीशन या नौकरी की परीक्षाओं में कि जैसे हरित क्रांति फसल से जुड़ी हुई है तो नीली क्रांति के विषय में पूछा जाता है। जैसे श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई है तो नीली क्रांति के विषय में पूछा जाता है। तो नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से जुड़ी है। इसके अंतर्गत अलवणीय तथा लवणीय जलीय प्राणियों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। मछली उत्तम प्रोटीन का खाद्य संसाधन है, यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है मछली से। मछलियों की अलवणीय नस्लों कतला, रोहू, मृगल, सिल्वर, कार्प, ग्रास कार्प आदि प्रमुख हैं। तो ये इसकी नस्लें हैं जो अलवणीय जल में रहती हैं। कतला मछलियों की वृद्धि सबसे तेज़ होती है। समुद्री मछलियों के अतिरिक्त झींगा, केंकड़ा, लोबस्टर, ऑयस्टर आदि प्रमुख समुद्री खाद्य संसाधन हैं। तो इनका जो प्रयोग है इन मत्स्यिकी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? खाद्य उत्पादन में दलहनी पौधों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दलहनी जो दाल वाले पौधे हैं उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। आपको पता है कि दाल पर आप सभी लोग डिपेंड करते हैं, तो उसके विषय में इसमें वर्णन किया जा रहा है, पूछ रहे हैं। तो उत्तर, दलहनी पौधों के अंतर्गत दाल वाले पौधे जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द आदि सम्मिलित होते हैं। जिनसे भी दाल प्राप्त होती है उनको दलहनी फसल कहते हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है क्योंकि इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। यदि हम खाद्य उत्पादन में दलहनी पौधों का विस्तार करेंगे तो ये हमें 2 प्रकार से लाभ पहुँचाएँगे। क्या हमें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत प्राप्त होगा, यानी यदि खाने में प्रोटीन को लेंगे, दालों को लेंगे तो क्या होगा, इससे कि प्रोटीन अच्छे से प्राप्त होगी। भूमि उपजाऊ होगी क्योंकि दलहनी पौधे मृदा की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करते हैं। इनकी जड़ों में कुछ विशिष्ट जीवाणु गांठें होती है जो मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। यानी वायुमंडल से जो वायुमंडल होता है उससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये पौधे, जो दाल वाले पौधे होते हैं। और जड़ों में इनके गांठें सी बन जाती है नाइट्रोजन की, और इससे जो ज़मीन होती है जिसमें इसकी जड़ रह जाती है वहाँ आपकी जो वह ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरीके से ये दलहनी फसल जो है ये भी महत्वपूर्ण है और इनसे दालों की पूर्ति होती है जो सर्वाधिक प्रोटीन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त 2 या 2 से अधिक जातियों से मौजूद
भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन युक्त 2 या 2 से अधिक जातियों में मौजूद लक्षणों को एक ही जाति में विकसित करने की विधि को संकरण कहते हैं। यानी अलग अलग से संगठनों से और वो जो उनमें मौजूद लक्षण हैं उनको एक ही जाति में विकसित करने की जो विधि होती है उसको संकरण कहते हैं, तथा इस प्रकार प्राप्त हुई जातियों को संकरोज कहते हैं। यानी कुछ लक्षण किसी में, जैसे आपने मेंडल के नियम पढ़े हैं, लंबे लंबे पौधे लेकर या मोटे बीज वाले पौधे लेकर, गोल बीज वाले पौधे लेकर एक ही प्रकार की जाति संकर तैयार करनी, यानी हाइब्रिड संकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक रूपांतरित फसलों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है कीट पीड़कों से प्रतिरोधकता विकसित करने की यह पादप प्रजनन विधि है। इस विधि से प्राप्त पौधों पर कीट पीड़कों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पौधे जीवाणु कवक जीन द्वारा परिवर्तित कर दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहा जाता है, जैसे बीटी फसलें। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं और साफ और स्वच्छ तरीके से लिखने के बाद इनको साथ साथ याद करते हुए भी चलना है। थैंक यू।